सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है आपको, ठीक है? क्या कैन यू हेल्प मी विद द नेम ऑफ द चैप्टर? ये आपने क्या कहा, मुझे कुछ समझा नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादा जोश में है बच्चे, बेटा मेरे पास सुनो, एक मिनट बुक बंद रखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो तो आप जानते ही। जैसे सोल प्रोप्राइटर लेवल पे हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट इज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप के अंदर हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट इज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे ही बेटा जब आप अभी कंपनी एक्ट में स्टार्ट करूंगा, कंपनी अकाउंट्स आपको स्टार्ट करूंगा, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चार चीजें मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बनती है। तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करने का तरीका जो है अलग होता है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का मोर और लेस 80% तो सेम ही है वैसे ही, बट ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। सोसाइटी में एनजीओज होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के सर्विस के लिए एस्टैब्लिश होती है। इनका मेन मकसद पब्लिक को सर्विस देना है, पब्लिक को वेलफेयर करना है, इनका मेन मकसद प्रॉफिट नहीं है। कोई एग्जांपल दे सकते हो? चैरिटेबल ट्रस्ट जो बच्चों की फीस भरते हैं, देन चैरिटेबल लाइब्रेरी, देन स्पोर्ट्स क्लब जो गवर्नमेंट बनाती है, स्पोर्ट्स क्लब है ना। एक तो आप भूल ही गए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिन बिल्डिंगों में आप रहते हो उस बिल्डिंग में मेंटेनेंस का पैसा जमा होता है, फिर उस पैसे से जो है पूरा खर्च चलता है, दैट इज वन ऑफ द एनपीओ, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। फिर ऐसे बहुत सारे सोशल क्लब्स होते हैं, हेल्थ क्लब्स होते हैं, ऐसी चीजें जो आप अपने घर के अंदर इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके नहीं कर सकते, तो आप उनके पास अपना उनका सर्विसेज आप सब्सक्राइब करते हैं। तो ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है? जब प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के क्या फायदा? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का, फाइनल अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स का क्या मकसद होता है? प्रॉफिट निकालना, कि भाई कितना प्रॉफिट आया है। तो यहाँ तो प्रॉफिट ही नहीं है। गवर्नमेंट को बताने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। समटाइम्स आपको ना गवर्नमेंट भी डोनेशन करती है कि एजाज आप ना हमारा काम कर रहे हो, ये हमारी जिम्मेदारी थी लेकिन आप कर रहे हो, तो आप हमको हम फंड के साथ हेल्प करेंगे, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स बोलते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है तो वो ये भी तो जानने का हक रखती है कि हमने जो आपको पैसे दिए थे वो आपने कैसे खर्च किए। और किसको बताना होता है? खाली गवर्नमेंट को बताना होता है? इन्वेस्टर की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं डोनर्स, जो लोग डोनेशन देते हैं, उनको भी ये हक है मालूम होने का कि हमारा डोनेशन दिया हुआ पैसा किस डायरेक्शन में और किस यूज के लिए खर्च हुआ। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जो कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनेगा, तो फिर क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जितना इनकम आया था उतना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो इन दोनों का जो बैलेंस होगा उसको हम प्रॉफिट का नाम नहीं देंगे, उसको हम सरप्लस का नाम देंगे कि ये सरप्लस है। इसको हम हमारे कॉर्पस में ऐड कर देंगे। बाप रे बाप, क्या नाम ले लिया मैंने।
आपकी भाषा में बोले तो कैपिटल। अच्छा, कॉर्पस फंड भी बोलते हैं, और आपके हिसाब से आपकी भाषा में कैपिटल फंड भी बोलते हैं। फंड इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारी जगहों से मिलकर, बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से मिलकर ये बनता है, नोन एज कैपिटल फंड। तो सरप्लस आएगा तो कैपिटल फंड क्या होगा, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे मतलब कैपिटल फंड आपका बढ़ गया, और ये पैसा हम अगले साल कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम कम होती है, तो अपना डेफिसिट हो जाता है। तो कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड कम हो गया का मतलब है कि पहले जो आपने जमा करके रखे ना, उसमें से आपने खर्च किए, खर्च तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो दो ही चीजें बनती है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दो ही चीजें बनती है, एक और दूसरा बैलेंस शीट। माशाल्लाह आप सारे के सारे शेर और शेरनियां बैठे अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के। कि आप मुझे बताइए कि अगर कैपिटल ना दिया हो लास्ट ईयर का, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। वैसे ही अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का लास्ट ईयर का कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और वहां से हम एस्टैब्लिश करेंगे, डिराइव करेंगे कैपिटल फंड एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। इज दैट क्लियर? तो वर्किंग नोट नंबर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और वर्किंग नोट लगेगा हमको, बट जब वो आएगा तब बताऊंगा। अभी भी बता सकता हूँ, बट फिर आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। अभी उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। अभी जो सम्स कराने में वो उसमें उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर वो सुनो। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में क्या था, आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आता था और नीचे एडजस्टमेंट्स आते थे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ट्रायल बैलेंस नहीं होता था, सिर्फ रिकॉर्ड्स होते थे जो स्कैटर होते थे। कभी आपको कैश अकाउंट बना के दिया हुआ होता था, कभी आपको सिर्फ ट्रांजैक्शंस दे दिए हुए थे, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन को सॉल्व करके फाइनल स्टेटमेंट बनाते थे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, सी रिसीट इज अ वाइडर टर्म। रिसीट इज अ रिसीप्ट नहीं, रिसीट। अब बेटा रिसीट में ना दो तरह की रिसीट आ सकती है। पहली रेवेन्यू रिसीट और दूसरी कैपिटल रिसीट। इसको हम, अच्छा ये कैपिटल रेवेन्यू रिसीट बेटा क्या होती है? रिकरिंग होती है, और जिसके आने से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। ये भी याद रखो, आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स में अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सर आपको पढ़ाएंगे कैपिटल रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और इसको हम कहां पे पोस्ट करते हैं? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको हम मार्किंग करेंगे IC। ठीक है, कैपिटल, अच्छा इसको कुछ एग्जांपल दे सकते हो? सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन से इन्वेस्टमेंट, बराबर, और जनरल डोनेशंस, जनरल गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो व्हेन आई से जनरल, मैं आपको सिंपल बताता हूं। आप जब मंदिर में, मस्जिद में, दान पेटी में कुछ पैसे डालते हैं तो नोट पे लिख के देते क्या? पंखे के लिए
नोट पे आपने 100 रुपीज के नोट पे लिख के दिया पंखे के लिए, होता है इसको, इससे पंखे का काम करना है सर। आप पैसे देते हो और उसका यूसेज आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो दैट गोज इनटू जनरल डोनेशन, और वो कोई भी एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपका ये रिकरिंग रेवेन्यू में आ जाता है। देन जनरल गवर्नमेंट ग्रांट्स आल्सो, ठीक है। तो ये सब जो है इनकी इनकम होती है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। कैपिटल रेवेन्यू जो कैसा होता है बेटा, नॉन रिकरिंग, और जिसके आने से कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल एनपीओ ने क्या किया, लोन लिया बैंक से, अगेन आपका लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन लिख देंगे हम, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, फैजान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, और फैजान 10 साल के बाद लौट के आया, वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस वक्त मैं और बूढ़ा हो चुका था, तो फैजान ने कहा कि फैजान को पता चला सर ने विजन स्पोर्ट्स क्लब चालू किया, बोले अभी पढ़ा नहीं रहे, थोड़ा सा ये सब एक्टिविटीज में लगे, तो इसको क्रिकेट से बहुत शौक है। आया एक दिन तो हमारे क्रिकेट के नेट प्रैक्टिस चालू थी। हमारा नेट थोड़ा अलग तरीके के, उसमें बड़े बड़े नेट के गैप बड़े बड़े थे, कई छोटे छोटे थे, कई बड़े बड़े थे, ओके। पैड जो थी वो भी ऐसे नीचे से स्ट्रेट नहीं थी, थोड़ा सा डायगोनल हो चुकी थी। तो इसने सब देखा हुआ, बाद में एक दिन आके इसने मुझे चेक दिया, और भी स्पोर्ट्स क्लब का सारा चीजें उसने पूरा देखा, और क्या बिल्डिंग, जो हमारे पास ना बिल्डिंग ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन टाइप की कोई चीजें नहीं है। डायरेक्ट आते हैं फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, फील्ड से निकल जाते हैं, इनका कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसने आया और 25 लाख का चेक दे के गया विजन स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, मतलब इसकी जेब खर्ची में से दिया इसने, यू नो पॉकेट मनी से कुछ सेविंग किया, तो 25 लाख रुपए उसने मेरे को क्या किया, मेरे को नहीं दिया, विजन स्पोर्ट्स क्लब को दिया। और मुझे वो चेक देते वक्त उसने मुझे कहा कि सर इससे आप विजन स्पोर्ट्स क्लब की बिल्डिंग बनाएंगे, मैं इस नियत से पैसे दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इस क्लब की एक बिल्डिंग बने। और मैंने सर सब मालूम कर लिया हूं, इस 25 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए में आपको जमीन मिल जाएगी, क्योंकि जहां पे आप चला रहे हो थोड़ा सा अंदर वाला इलाका है, तो वहां पे जमीन सस्ती है। 5 लाख में हमको जमीन मिल जाएगी, उसका नाम भी आपके क्लब पे आ जाएगा, और अब बाकी का जो 20 लाख है उसमें आप पूरा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। दिस इज डोनेशन, बट दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन। क्या ये ऐसा डोनेशन बार बार आता है? नॉन रिकरिंग है, और ये अब एनपीओ के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या है? जब तक बिल्डिंग बन नहीं जाती, तो पहले जैसे ये पैसा देगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब रिसीट साइड में लिखेंगे, बट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? अभी तो आज इसने पैसे तो टू डोनेशन नहीं लिख सकता, टू बिल्डिंग फंड। तो एक फंड क्रिएट होगा जिसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो ऐसे बिल्डिंग के लिए एक फंड होता है। एक साहब आ गए, उन्होंने पैसे दिए, इससे अगले 5 साल तक टूर्नामेंट चलेगा, क्रिकेट टूर्नामेंट, पैसा दिए मस्त, टूर्नामेंट फंड के नाम पे। क्या इस पैसे से आप एवरी ईयर 5 साल के बाद हम और पैसे देंगे, एवरी ईयर आप क्या करेंगे? टूर्नामेंट करेंगे, टूर्नामेंट फंड। 10th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट आते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों को फेलिसिटेट करेंगे, उनको अच्छी ट्रॉफीज वगैरह देंगे, फेलिसिटेट करेंगे लोगों के सामने, तो बड़ा इवेंट रखेंगे, वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, दैट इज प्राइज फंड। तो ऐसे स्पेसिफिक फंड होते हैं, आगे 2-3 सम के बाद और डिटेल में करेंगे। पॉइंट क्या है बोलने का? वो सारे फंड्स वो सब क्या है? कैपिटल। इसको हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेमेंट की, तो एक
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेक्स, कैपेक्स, आजकल these are all technical jargons which are used in corporates। पूरा ऐसा लंबा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, कैपेक्स बोलते हैं, रेवेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी डे टू डे एस्टैब्लिशमेंट के जो खर्चे होते हैं, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट, तो ऑल रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, रेंट हो गया एंड ऑल। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं बेटा? हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट इसको हम कहाँ लिखते हैं? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बिल्डिंग फंड में 20 लाख रुपए थे, 25 लाख रुपए थे, तो उससे लैंड खरीदे ना, ऐसा बेनिफिट है जो 1 साल से ज्यादा का है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा लैंड। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट करते गए वो बिल्डिंग अकाउंट में पैसे डालते गए, तो ये कहां पे रिकॉर्ड होगा बेटा? asset side of balance sheet, ID and BA। Is that clear? Okay? इसमें किसी कुछ डाउट है? तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 4 ही मार्किंग होगी, BA, BL, ID, IC, that's it। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो। ओनली 2 minutes। हाँ, चलो, come to page number 183 of your notes। Page number 183 of your notes। Look here, बड़ा रिसीट है ना, whenever we receive some amount, क्या वो सिर्फ करंट ईयर का होता है? जरूरी नहीं है कि वो करंट ईयर का ही हो, उसमें लास्ट ईयर का भी इंक्लूड हो सकता है। मेरे वर्ड सुनो, लास्ट ईयर का भी इंक्लूड हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड हो सकता है। और अगर ऐसा है, अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते ना, वो सिर्फ 1 ईयर का बनाते हैं, करंट ईयर का, तो उस करंट ईयर के अंदर सिर्फ अमाउंट करंट ईयर का दिखना चाहिए। तो अगर आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई रिसीट है जिसके अंदर लास्ट ईयर का भी इंक्लूडेड है और नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूडेड है, तो आपको करंट ईयर का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है, मतलब लास्ट ईयर हमको रिसीव नहीं हुआ था, इस साल रिसीव हुआ, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, यासीन, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर if included we have to deduct। क्या बोला? तो माइनस करने के 2 फैक्टर्स है, एक तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो और वो हमारे रिसीट्स में इंक्लूडेड हो, तो ही हम लेस करेंगे। समटाइम्स सेपरेटली दिया होता है, इंक्लूड नहीं रहता तो लेस करके कुछ फायदा नहीं, ठीक है। एंड
if the income is received in advance for the coming year, तो and it is included, तो हम उसको माइनस करेंगे. तो ये कौन सा एडजस्टमेंट होता है? एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर. तो हम उसको ऐसा बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं करंट ईयर्स एडवांस. तो करंट ईयर एडवांस इज नॉट फॉर करंट ईयर, करंट ईयर एडवांस इज फॉर नेक्स्ट ईयर. और कितना समझा? तो दो चीजें लेस करते हैं, एक्सपेंस हो आई मीन रिसीट हो या पेमेंट हो. इफ आउटस्टैंडिंग इज रिसीव्ड एंड इंक्लूडेड और एडवांस इज रिसीव्ड एंड इंक्लूडेड, यू हैव टू माइनस इट. एक्सपेंसेस की बात होगी तो इफ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इज पेड एंड इंक्लूडेड, माइनस होगा. पेड इन एडवांस एंड इंक्लूडेड, तो माइनस होगा. इज दैट क्लियर? तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का एडवांस, इफ इंक्लूडेड वी हैव टू डिडक्ट. दो चीजें लेस होती है वो बता दिया. ऐड भी होती है. करंट ईयर में हमको कुछ खर्चा पे करना चाहिए था या करंट ईयर में कुछ इनकम हमको मिलना चाहिए था, बट वी डिड नॉट रिसीव इट, बट इट इज पर्टेनिंग टू करंट ईयर ना. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? Whether you have received or not, whether you have paid or not, if the expenses are pertaining to the current year, it should be recorded in the current year itself, irrespective of the payment or receipt. ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोलूँ. Is that clear? तो अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का ही, तो चाहे रिसीट हो, आई मीन आउटस्टैंडिंग इनकम हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर देंगे. और एक ऐड करते हैं, एक और एडजस्टमेंट है जो ऐड करते हैं. प्रीवियस ईयर में अगर आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ था, तो प्रीवियस ईयर में बेटा कौन से ईयर का रिसीव हुआ होगा? करंट ईयर का, तो उसको ऐड करेंगे. ठीक है? इसमें कोई कंडीशन नहीं कि इंक्लूडेड है तो ये ऐड करें, इंक्लूडेड नहीं है तभी ऐड कर रहे हैं. इंक्लूड होना चाहिए था बट इंक्लूड नहीं है इसलिए ऐड कर रहे हैं. वो प्रीवियस ईयर में रिसीव हो चुका था, तो करंट ईयर के पेमेंट में वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था या करंट ईयर की रिसीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने लास्ट ईयर का करंट ईयर में क्या कर दिया? ऐड कर दिया, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट करता था. और करंट ईयर में अगर हमने, तो ये दो ऐड हो गया अपना. कौन कौन सा दो ऐड हो गया? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर. ठीक है? रट्टा मत लगाना बेटा. ठीक, एक सोच रखना, करंट ईयर का फाइंड करने के लिए मुझे ऐड करना है या लेस करना है, ऐसा सोचना. इज दैट क्लियर? ओके. तो ये 4 एडजस्टमेंट इनकम के लिए भी है और ये 4 एडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए भी है. बैलेंस शीट का इफेक्ट क्या आएगा इसका? पहले रिसीट की बात करते हैं. अगर आउटस्टैंडिंग रिसीट है, आई मीन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, चाहे करंट ईयर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना. आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल है या पेएबल है? ऑल रिसीवेबल आर असेट, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हम लोग कहां डालेंगे? असेट साइड. प्रीवियस ईयर रहेगा तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर रहेगा तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में. इज इट क्लियर? एडवांस इनकम रहा, तो इफ यू हैव रिसीव्ड योर इनकम इन एडवांस, अगर कोई इनकम एडवांस में मिल गया है मतलब आपको अभी सर्विसेज देना बाकी है. जैसे हमने आपसे फीस एडवांस में ले लिया है तो अभी हमको सर्विस देना बाकी है. सर्विस नहीं दिया तो अमाउंट वापस देना पड़ेगा, दैट इज लायबिलिटी. इसलिए एडवांस इनकम क्या है आपका? लायबिलिटी. चाहे वो लास्ट ईयर का हो चाहे वो करंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का होगा तो लास्ट ईयर की लायबिलिटी में आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और करंट ईयर का होगा तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. क्या आपको समझा? एक्सपेंडिचर के लिए भी वही है बट थोड़ा सा उल्टा इफेक्ट है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, whether it is for last year, whether it is for current year, it is an outstanding expenses. Outstanding expenses मतलब expenses due but not paid, तो पे करना बाकी है तो liability साइड में आएगा.
प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड, सर्विसेज मिलना बाकी है, सर्विसेज नहीं मिला तो पैसा मिल जाएगा, तो ये आपका असेट हुआ, तो इसलिए असेट साइड में आएगा। अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो प्रीवियस ईयर के असेट में आएगा, करंट ईयर का एडवांस है तो करंट ईयर के असेट में आएगा। आर यू क्लियर? मैंने देखो ऑन रिकॉर्ड भी है, मैंने तुमको एक सेकंड के लिए भी ये नहीं बोला लास्ट ईयर तुमने ये किए थे, मैं पूरा आपको उसका एक्सप्लेन किया, ठीक है? ओके, अभी पेज नंबर 183 पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, इनकम रिसीव्ड बाय सच एनपीओ, ठीक है बेटा? इफ सच इनकम इज फॉर जनरल पर्पस, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? जनरल पर्पस वाला डिस्कस कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफाइड टू बी स्पेसिफिक पर्पस। तो बेटा अगर पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन रहेगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में जाएगा, डोनेशन अगर जनरल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड, ग्रांट्स रिसीव बाय गवर्नमेंट अगर जनरल है तो अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड, सन्ड्री अदर इनकम अगेन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसका एग्जांपल दिया देखो, सन्ड्री इनकम का सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। Corpus donation, contribution by different parties for commencement and expansion of NPO। जो पहला साल होता है NPO का, उस वक्त तो कोई कैपिटल फंड नहीं होता है, तो जो मेन ट्रस्टीज होते हैं, आपको पता है ये एनजीओ वगैरह जो होते हैं ना, वो बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होता है, तो इसके जो ट्रस्टीज होते हैं ना, वो लोग शुरुआत में कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट कंट्रीब्यूशन इज नोन एज कॉर्पस फंड, वो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं हम, ऐड टू कैपिटल फंड। एंट्रेंस और एडमिशन फीस, बेटा ये भी ऐड टू कैपिटल फंड होता है लायबिलिटी साइड में। ये क्या होता है? अमाउंट पेड बाय पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ एनपीओ। एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला था, सीधा एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। समटाइम्स वो क्या बोलता है? 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो 50% हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है? ये हमेशा हर समय 50% रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा सामने पता चलता है, लाइफ मेंबरशिप फीस हर साल मैं रिन्यू, मतलब हर 2 साल में, हर साल में मैं रिन्यूअल का मेंबरशिप रिन्यूअल का पैसा नहीं दूंगा, मैं एक साथ लमसम अमाउंट पे कर दूंगा, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस, दैट इज नॉन रिकरिंग रिसीट, राइट? तो ये देखो, lump sum amount paid by the member instead of periodic subscription, that is add to capital fund on the liability side. Legacy, again legacy के amount received as donation under will of a deceased person, एक आदमी जिसका इंतकाल हो गया है, मर गया है, मौत आ गई है उसकी, और उसने अपने वसीयत में, विल में ऐसा लिखा था कि मेरी संपत्ति में से इतना इतना अमाउंट इस एनजीओ को दे दिया जाए, तो ये क्या हो गया? लेगेसी, ठीक है? इसको कैपिटल फंड में हमको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। कुछ नहीं बोला है तभी भी ऐड कर देना है। हाँ, कुछ बोला है तो क्या बोलेगा? 50% ऑफ लेगेसी इज टू बी कैपिटलाइज, तो फिर पूरा ऐड करने के बजाय हम सिर्फ 50% ऐड करेंगे और 50% अपने घर ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड, इज एन अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। ये कैपिटल फंड का जो पैसा ना बेटा कहां यूज कर सकते हैं? इट इज एन अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। फैजान ने जो 25 लाख रुपीस मुझे दिया था, एग्जांपल याद है? दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड फंड, कि इसको सिर्फ बिल्डिंग में लगा। बट दिस कैपिटल फंड इज अनरेस्ट्रिक्टेड फंड which can be used by management for any purpose of such NPO as may be considered appropriate. Surplus or deficit from income and expenditure account every year is also transferred to capital fund. If such income is for specific purpose,
If it is for specific event for which no separate or specific fund is to be created, these are the contribution of amount for a specific event like annual dinner, cultural program, exhibition, entertainment show, tournament, etc. Such receipt is to be compared with related expenses of such event. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Picnic receipt, picnic expenses. Prize receipt, prize expenses. ऐसे सेम इवेंट के receipt and expenses होते हैं. वो रिसीट में से हम एक्सपेंडिचर क्या कर देते हैं, माइनस. मान लो रिसीट 10,000 रुपए है, एक्सपेंसेस 8,000 रुपए, तो 10 में से 8 क्या कर देंगे, किधर, डेबिट में या क्रेडिट में. अगर रिसीट ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनकम साइड में आएगा नेट इफेक्ट. तो इनकम साइड में आप रिसीट लिखेंगे पहले, उसमें से एक्सपेंस माइनस करके आएंगे, लिखेंगे इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. मान लो ऐसा है, एक्सपेंडिचर 10,000 हुआ और रिसीट 8,000 हुआ, तो आप एक्सपेंडिचर साइड में पहले एक्सपेंसेस लिखेंगे माइनस रिसीट, तो 2,000 आउटर कॉलम में आएगा. ओके, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड बना के नहीं रखे थे हमने, बट काम स्पेसिफिक था. देखो कुछ काम ऐसे होता है ना, कुछ याद आ रहा है आपको, मुझे लग रहा है कुछ काम ऐसा होता है ना, उसको करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है. एग्जाम्पल, बिल्डिंग बनाना है तो 1 साल से ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए पहले फंड जमा करते हैं. अभी कैसा है, 25 लाख दे दिए भाई साहब ने, बट एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ का है. काम स्टार्ट कर दूं, 25 लाख खर्चा कर दिया, 25 लाख की तो जगह ही आई खाली. अब जगह पे क्या करेंगे, खाली एक बोर्ड लगा रहे, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, खत्म. कुत्ते आते सुबह सुबह, उनको बोलो तुम ट्रेसपासर हो, फिर वो बताएंगे तुमको ट्रेसपासर का मतलब क्या होता है. पूरा एरिया उनका होता है, दूसरा को या तो आने नहीं देते उसको, समझ जाओ दूसरा. तो जब तक फंड जमा नहीं हो जाता हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते. जब फंड हो जाता है, जब तक फंड होता नहीं है ना, तो एंट्री एक ही पास करते थे, कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट टू फंड, कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट टू फंड, कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट टू फंड, बराबर. और फिर उसके बाद जब उसका असेट क्रिएट होता है तो भी एक अलग एंट्री आती है. आगे के सम्स में आएगा, मैं एंट्रीज भी बताऊंगा, आपके नोट्स में भी एंट्रीज लिखी हुई है, बस खाली इंट्रोडक्शन लेवल पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो कुछ रिसीट ऐसी है, कुछ स्पेसिफिक काम ऐसे जो एक ही साल में हो जाते हैं, जिसके लिए सालों नहीं लगने वाले. टूर्नामेंट रिसीट, टूर्नामेंट एक्सपेंस, खत्म. हर साल करते हैं टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट का पैसा कलेक्ट हुआ, टूर्नामेंट का खर्चा हुआ, माइनस कर दिया, हो गया, खत्म. वही एक्सप्लेन किया यहाँ पे. And it may result into some net surplus or deficit from such income, which is to be transferred to income and expenditure account. If separate or specific fund is created for such purpose, अगर fund create हुआ है तो in such case all income received for such purpose are to be added to such fund, and such specific fund is shown on the liability side of the balance sheet. Such income includes donation, legacy, government grants, etc. for a specific purpose. लेगेसी भी स्पेसिफिक हो सकती है. अगर जो डिसीज पर्सन था उसने कहा मैं मेरी प्रॉपर्टी में से 20% ना ये एनजीओ को दे देना, बट उसने विल में ये नहीं लिखा कि एनजीओ ये पैसा कहां लगाएगी, तो ये लेगेसी जनरल है, बट कैपिटल फंड में ऐड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिया सकते आप उसको. बट उसने कहा कि मैं ये वसीयत कर रहा हूं कि ये 20% से बिल्डिंग बनेगा, तब ये बिल्डिंग फंड में लेगेसी जाके ऐड हो जाएगी, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड फंड में ऐड हो जाएगी. फंड मींस अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. इन सच केस फंड अमाउंट along with income earned on the fund cannot be used for purpose other than those for which fund is created. मतलब मुझे पता है यार 4 साल से पहले फंड नहीं जमा होगा, बिल्डिंग का फंड 4 साल से पहले जमा नहीं हो गया. आज भाई साहब ने दिल खोल के 25 लाख दे दिए, बट इसका 25 लाख 4 साल के बाद यूज होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा उसको, काली पहाड़ी के
काली माँ के मंदिर के पीछे 4 कदम आगे जाके उसको गाड़ दूंगा 4 फीट नीचे, ताकि 4 साल के बाद इसका 25 लाख 50 लाख बन के निकले, उधर से मनी प्लांट निकलने लगेगा, है कि नहीं? ऐसा करेंगे? फिर क्या करेंगे? ऑब्वियसली यार उसको इन्वेस्ट कर देंगे। अच्छा, एफडी करा दिया, एफडी मान लो 10% आ रहा है, तो 25 लाख का हर साल 10% आएगा 2.5 लाख रुपया। क्या ये 2.5 लाख रुपए को स्पेसिफिक, ये 2.5 लाख रुपए को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिख सकते क्या? जैसे ही आपने इस 2.5 लाख को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखा, इसका मतलब जनरली कोई भी खर्चा इससे यूज कर सकते। क्या ये 2.5 लाख रुपया जनरल यूज के लिए था? अरे ये 2.5 लाख तो जनरल के लिए कर सकते, बोले वो 25 लाख है ना, वो तो स्पेसिफिक है, बट ये 2.5 लाख थोड़ी स्पेसिफिक है ना। वो 25 लाख स्पेसिफिक था और उसी 25 लाख से और इनकम जनरेट हो रही है, तो ये इनकम भी उस फंड में क्या होगी? ऐड होगी, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगी। तो अगर आपको ऐसा दिया रहा, ऐसा दिया है इनकम या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा लिखा रहेगा, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो बिल्डिंग फंड से आया था। तो ये इंटरेस्ट को हमको डायरेक्टली ऐड कर देना है, कहां पर? बिल्डिंग फंड में, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में ले जाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर स्पेसिफिक फंड है तो जो भी उसका रिसीट आ रहा है फंड में ऐड करते जाएंगे, और अगर उस फंड को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम आ रहा है, वो इनकम भी फंड में क्या होगा? ऐड होगा। Use of such fund is restricted for a specific purpose either by the management or by the donor or government. Purpose of such specific fund can be REVEX or CAPEX to be incurred in future. Funds created for REVEX to be incurred in future: prize fund, sports fund, tournament fund, endowment fund, annuity fund, etc. Contribution received towards such funds and income earned on such funds is to be added to the respective fund, whereas related expenses incurred during the year is to be deducted from such fund. क्योंकि हम लोग टूर्नामेंट फंड कलेक्ट करते जाएंगे, जो भी पैसा दे रहा है टूर्नामेंट फंड में क्या करते जाओ। अब हर साल में मान लो 2 लाख का ही खर्चा होता है, बट कोई आगे 5 लाख दे दिया टूर्नामेंट फंड का, 3 लाख का क्या करेंगे सोच रहे? बोले एक काम करेंगे, इस साल और ज्यादा खर्चा करेंगे। क्यों? आपको 2 लाख में हो जाता है ना, क्यों करने का एक्स्ट्रा? वो 3 लाख अगले साल के लिए रखो। तो फंड स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि हर साल करना ही है टूर्नामेंट, वीपीएल, विजन प्रीमियर लीग। व्हाई यू आर लाफिंग? विजन स्पोर्ट्स क्लब इज अरेंजिंग अ टूर्नामेंट and then that NGO doesn't have a right to keep that Premier League in the name of the organization. There are some jealous people. They don't want, they want, Parker Premier League, PPL. So people are so jealous, आपको ओके VPL ओके, चलो ओके, अभी तो ओके बोलेंगे वो, ठीक है। तो एवरी ईयर करना है अपने को, तो वो फंड में जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो जैसे ही पैसा आएगा हम टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देंगे, और व्हेनेवर इट विल बी एक्सपेंडेड तो वो फंड में से क्या करेंगे? लेस। फंड क्रिएटेड फॉर कैपेक्स इन टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, तो हर साल जो पैसा आ रहा है वो बिल्डिंग फंड में ऐड होते जाएगा, और बाद में जब बिल्डिंग बनेगा तो फिर वो बिल्डिंग फंड में से माइनस हो जाएगा। माइनस होके कहा जाएगा? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लिख के करके बता, ये देखो, ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी, असेट। बैंक में अब तक 1 करोड़ रुपया आ चुका है बिल्डिंग फंड के लिए। यार 1 करोड़ का नाम सुन के लोग हंसने क्यों लगते पता नहीं है। 1 करोड़ भी कोई अमाउंट है? आज की तारीख में कुछ भी नहीं है
बैठ के खाओगे ना तो 2-3 साल में खत्म हो जाएगा। देखो 1 साल में खत्म करना है इसको। पहाड़ की चोटी पे जाएगा, उधर से उड़ाएगा पैसे, 1 साल में खत्म हो जाएगा। तो 1 करोड़ रुपीस आ गया। बेटा एग्जाम रिजल्ट के दिन अगर अच्छा खुशी में हंसना चाहते हो ना तो लेक्चर में सीरियसली सुनो, ठीक है? नहीं तो रिजल्ट निकलता ना तो 2 तरह की हंसी होती है, एक गब्बर सिंह की हंसी और एक गब्बर सिंह का जो काम करने वाला एम्प्लॉय था ना कालिया, अब तेरा क्या होगा कालिया, ऐसे होता ना, तो वो एक कालिया की हंसी होती है और एक गब्बर सिंह की हंसी होती है। तो गब्बर सिंह उसको मारने वाला था ना तो कालिया हंसते हंसते हंस रहा है ऐसा हंसता है। और गब्बर सिंह कैसा हंसता है? फ्री फ्लो। आपको कैसे हंसना है रिजल्ट वाले दिन? ऑब्वियसली फ्री फ्लो है कि नहीं? तो अभी जरा सीरियसली हो जाओ, ओके? तो बैंक में कितना आया? 1 करोड़। क्या भी बिल्डिंग बनाया? तो ये पैसा बेटा जान कहाँ जाएगा? बिल्डिंग फंड में 1 CR। ठीक है, चलो बिल्डिंग बनाया हमने, 1 CR आ गया, बिल्डिंग बनाना है। तो अब बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग तो असेट है बेटा, बिल्डिंग बनेगा तो पैसा खर्च होगा, तो बैंक में से पैसा खर्च होके कहाँ आएगा? बिल्डिंग फंड में। थोड़ी इसकी एंट्री पता है क्या आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट 1 CR। फिर बिल्डिंग बनाया हमने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 CR। फिर बैंक में पैसा यहाँ पे 1 करोड़ इधर आ गया ट्रांसफर, ये 0 हो गया बाद में, ठीक है? तो बैंक क्या हो गया? ये देखो, बैंक डेबिट हुआ 1 CR से, बैंक क्रेडिट हुआ 1 CR से, डेबिट क्रेडिट खत्म, डेबिट खत्म, क्रेडिट खत्म, बिल्डिंग आ गया यहाँ पे। बचा कौन? बिल्डिंग फंड को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? कैपिटल फंड में 1 करोड़। तो अब ये बिल्डिंग फंड भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बचा क्या? बचा क्या? बिल्डिंग। और तो कैपिटल फंड में है 1 करोड़। किसी ने आगे कहा अच्छा तुम्हारे कैपिटल फंड में 1 करोड़ है? हाँ 1 करोड़ है। कहाँ है वो बिल्डिंग? देखो 1 करोड़ का खड़ा है। बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कैपिटल फंड में 1 करोड़ है। बोले 1 करोड़ किधर है? देखो बिल्डिंग 1 करोड़ का। तो इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे? जब पैसा कलेक्ट करने की बारी होती है ना, बार बार जब पैसा आता है ये एंट्री पास करेंगे, बैंक टू बिल्डिंग फंड, बैंक टू बिल्डिंग फंड। उसके बाद जब असेट बनना स्टार्ट होगा तो उसी बैंक से क्या करेंगे? खर्च करेंगे। और जब खर्च हो जाएगा तो बिल्डिंग फंड को कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल फंड में। खत्म। इज दैट क्लियर? वहां पे वही लिखा है, देखो। Contribution received towards such fund and income earned on such in-fund investment is to be added to respective fund. Amount spent on purchase or construction of fixed assets during the year is to be deducted from such fund and added to capital fund. I hope कि मैंने इसके 360 डिग्री में जो जो चीजें थी वो सब मैंने बता दिया। यहाँ पे अब तक किसी कुछ डाउट है तो पूछिए। अच्छा, अगर कोई आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा तो ID करके मार्क करेंगे, और क्रेडिट में आएगा तो IC, असेट में रहेगा तो BA, और लायबिलिटी में रहेगा तो अच्छा प्रीवियस ईयर का असेट है तो BA और ब्रैकेट में O बोले तो ओपनिंग, पिछले साल का बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, ओके। और लाइबिलिटी होगा लास्ट ईयर का तो BL ब्रैकेट में O, ठीक है। तो चलो जाते, ये जाते मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जाते। हाँ मैं भी वही बोल रहा था। चलो बेटा पेंसिल लो और खुद से डिसाइड कर लो कि कौन सा आइटम कहां आएगा, मार्क कर लो, फिर मैं आपको करवाता हूं। चलो, Smith Library Society showed the following position on 31st March 2021। मैं क्या बोलता हूँ,
आपका एक छोटा सा काम उन लोग ने करके दिया हुआ है। कौन सा क्या? प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, इसका मार्किंग बहुत एनालिटिकल है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ, हर आइटम के बारे में क्या बोलता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज जो सर बोल रहे हैं इस आइटम के बारे में वो मैं कहीं लिख लूँ, तो उसे बाजू में कहीं लिखने का, अपने हिसाब से स्क्रिबल करने का। ठीक है, चलो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है। बिल्डिंग फंड BL, मतलब बेटा ये ओपनिंग लाइबिलिटी तो है ही है, बट इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी डालेंगे और इनर कॉलम में लिखेंगे 7,93,000। एक्सपेंसेस पेएबल, आपको ना अंदर से फील आना चाहिए। सुनो 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 सुनो, अरे वो जो मुझे पता है कि वो आउटस्टैंडिंग है, बट अंदर से फील ये आना चाहिए। अंजरुल, फील आ रहा है अंदर से कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो फील ये आना चाहिए क्या इस साल पे हुआ? पे तो पेमेंट साइड में जाके जरा चेक करना। बराबर। एक बात बताओ, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तो पिछले साल की बैलेंस शीट में तो है, इसको पे कर दिए, पेमेंट साइड में आ गया है, क्या इसको करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे? तो कहने से इस आइटम का हमारे सॉल्यूशन में कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उस यहां पे उसको क्रॉस मार्क करना और नीचे पेमेंट साइड में जाओ और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड को भी क्या कर दो। बोले नहीं सर मुझे फिर भी ना इफेक्ट दिखाना है, तो आप एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखेंगे? टू एक्सपेंसेस पेड लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 7,000 माइनस 7,000, आउटर कॉलम चमक रहा है नील के साथ। को लिखना है। देखो एग्जाम के अंदर टाइम इज नॉट लग्जरी फॉर यू, राइट? तो जितना अपना टाइम बच सकता है उतना करने का, राइट? कुछ ना भी करना, कुछ करना होता है। ओके, चलो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये फिक्स एसेट्स है कि करंट एसेट्स है? ये फैन, ये ट्यूबलाइट, ये सब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, फिक्स एसेट्स है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है तो करंट क्लोजिंग में भी रहेगा, तो BA। फर्नीचर BA, बुक्स BA, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज BA। अच्छा बेटा, कैश एट बैंक कितना है? 25। कैश इन हैंड कितना है? 25। कहने से साल के पहले दिन का ओपनिंग बैलेंस है ये, जस्ट उसके नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है और उसके डेबिट साइड में जरा नजर डालो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक 25, कैश इन हैंड 25। कहने से ये आइटम तो क्वेश्चन में ही पोस्ट हो गया, तो क्या हमारे सॉल्यूशन में इसका कोई रेलेवेंस रहेगा? तो उन्होंने उधर भी ऊपर क्रॉस मारो, इधर नीचे भी रिसीट साइड में क्रॉस करो। ठीक है, आगे कहने से बैलेंस शीट हमने रीड कर लिया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम देख चुके। एंट्रेंस फीस, बेटा एंट्रेंस फीस या तो पूरा कैपिटलाइज होगा या फिर आधा या जितना, मतलब पार्ट बोलने का, आधा नहीं बोलने का, पार्ट बोलने का। जब नीचे आके एडजस्टमेंट देखो, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ लिखा है क्या? कितना %? भैया सुनो ना, इधर उसकी मार्किंग हम ऐसा करेंगे, इधर देखो, IC ऑब्लिक BL में क्या आएगा? प्लस CF। ठीक है, तो IC में भी जाएगा 25% और लाइबिलिटी में भी जाएगा 75%। बराबर, दोनों जगह पोस्ट होगा ये। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन IC, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स IC, हायर ऑफ लेक्चर हॉल IC, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज IC। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, तीनों भी क्या आएगा? ID। बुक्स परचेस्ड BA। अच्छा, बुक्स कहीं और भी दिख रहा है अपने को, ऊपर एक स्टार लगा दो, मतलब ओपनिंग बैलेंस में ऐड होएगा ना ये, तो एक स्टार लगा दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड का हम बात कर चुके। रेंट ID, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज BA, तो ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज दिखता है, उसको एक स्टार लगा दो।
Salary ID. Balance carried on cash at bank BA, cash in hand BA. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 22 and balance sheet as at 31st March 22 after making the following adjustments. Membership subscription, क्या word है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के बाद क्या वर्ड है? हाँ, अगर इंक्लूड होगा तो ही माइनस करते, ऐसा बताया था मैंने. इंक्लूडेड हो 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस. बोला ही नहीं है कि लास्ट ईयर का एडवांस है कि करंट ईयर का एडवांस है. लास्ट ईयर का एडवांस होता तो ये ईयर रिसीव ही नहीं हुआ होता. लास्ट ईयर का एडवांस तो लास्ट ईयर में रिसीव हुआ होगा, तो ये कौन से ईयर का है? एंड 75% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड. तो ये तो बासी कवर है. रेंट फॉर, अच्छा ऊपर सब्सक्रिप्शन को एक स्टार कर दो बेटा. रेंट फॉर 4,000 एंड सैलरी फॉर 3,000 आर आउटस्टैंडिंग. तो रेंट और सैलरी को स्टार कर दो. बुक्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% इंक्लूडिंग एडिशंस. अच्छा बुक कब खरीदा है उसका डेट बताया नहीं है, तो हम पूरा साल का डेप्रिसिएशन ले लेंगे. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर आल्सो बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट. तो बेटा दोनों ऊपर इलेक्ट्रिक फिटिंग को एक स्टार कर दो, फर्नीचर को एक स्टार कर दो, बुक्स को एक और स्टार कर दो. तो बुक्स के 2 स्टार हो गए. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम इंक्लूडिंग परचेस मेड ऑन 1/10/2021. वो बोल रहे नया वाला जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 1 अक्टूबर को परचेस किए थे, तो उस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा. हेलो, इंटरेस्ट 6 मंथ्स का मिलेगा, और बाकी की जो स्टार्ट वाला है उस पे पूरे ईयर का मिलेगा. अच्छा मिला है क्या? नहीं बोलने से पहले रिसीट साइड चेक तो कर लो. इंटरेस्ट ऑन, लेकिन हमको पता नहीं है कि पूरा मिला है या नहीं मिला है, तो हमको वो मालूम करेंगे. तो फिलहाल इस पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे स्टार कर दो. चलो, आपकी बुक के अंदर है ना इसकी लाइंस बनाकर दी हुई है, ठीक है. तो आप अपनी पोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं जब तक मैं लाइंस बनाता. कम ऑन, ऐसी बैठो मत. In the books of Smith Library, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. सभी बराबर दिख रहे हैं सब? हाँ सर.
यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं लिखना बेटा, यहाँ पे लिखना है एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम. दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर असेट. अकाउंट है ना, उन्होंने वो लिखा नहीं है, लिखा नहीं है. ऐसा कौन है जिसने अब तक होमवर्क की नोटबुक यहाँ से लिया नहीं है? 1 2 ले लेना जाते हैं. चल, सबसे पहले कैपिटल फंड लायबिलिटी. इनर कॉलम 7,93,000. एक्सपेंसेस पेबल को हम लोग खत्म कर दिए हैं. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स असेट्स हाँ, इनर कॉलम 1,50,000, लीव 1 line and dash. फर्नीचर inner column 50,000, leave a line and dash. Books, inner column 4 lakhs, leave 3 lines and dash क्योंकि 2 स्टार है. Investment in securities, $1,50,000, inner column, leave 1 line and dash. Cash in hand, cash at bank, skip. Then come to receipt and payment account, debit side. Entrance fees, बेटा इनकम साइड में लिखिए बाय एंट्रेंस फीस, नीचे ब्रैकेट में टू राइट डाउन 30,000. एक मिनट सुनो, कितना परसेंट कैपिटलाइज करने बोला है? 75. तो 75 अगर कैपिटल फंड में चले आएगा तो बचा कितना? 25. वो यहाँ इनकम साइड में आएगा तो इनटू 25%, which is how much? 7,500. एंड बैलेंस क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड होगा, ऐड एंट्रेंस फीस, नीचे ब्रैकेट में 30,000 इंटू 75%, विच इज 22,500. ब्रैकेट की लाइन छोड़ के यहाँ पे डैश करके प्लस करो, कितना आता है? Add it up. 8,15,500. Membership subscription income, by membership subscription, inner column 2 lakhs, leave 1 line and dash. Sale proceeds of old papers, ये भी इनकम साइड में आएगा बच्चों. सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स 1,500. Hire of lecture hall, by income side, by hire of lecture hall 20,000.
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो बाय, एक बच्चा लिख रहा था बाय टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्योंकि क्वेश्चन में 2 है ना, तो उसको 2 लिख रहा था। ऐसा नहीं करना, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनर कॉलम 8000, लीव वन लाइन एंड डैश। कम टू पेमेंट साइड, कुछ मेरे को लगता है लिखा हुआ भी है क्या आपके सोल्यूशन में? नहीं, ओके कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड 2, इलेक्ट्रिक चार्जेस 7200, postage and stationery expenditure 5000, telephone charges 5000, बुक्स परचेज, बेटा बुक्स के लिए यहाँ पे ना अपने इनर कॉलम लिख के रखा है प्लस परचेज 60,000, इसको प्लस करके इनर कॉलम में लिख दीजिए 4,60,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्किप, रेंट एक्सपेंडिचर टू रेंट, इनर कॉलम 88,000, लीव वन लाइन एंड डैश। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी हमने नया परचेज किया हुआ है प्लस परचेज 40,000, आउटर कॉलम 1,90,000, सैलरी एक्सपेंडिचर 66,000, cash at bank asset एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दो 66,000, लीव अ लाइन इन डैश। कैश एट बैंक 20,000, कैश इन हैंड 11,300। Okay. You are required to prepare income and expenditure for 31st March 22 and balance sheet as on that date after making the following adjustment. Membership subscription included 10,000 received in advance. बेटा करंट ईयर में एडवांस मिला हुआ है, वो ये ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का, तो ये ईयर में रखना है या हटा देना है? तो माइनस करो, माइनस एडवांस ब्रैकेट में लिख दो बेटा CY, मतलब करंट ईयर 10,000, आउटर कॉलम 1,90,000। बेटा एडवांस में अगर इनकम रिसीव हो गया है तो उसका सर्विसेज हम देना बाकी है, तो आपका लायबिलिटी है। 4 to 5 लाइंस छोड़ के लिख दो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन advance 10,000, okay, and 75% of entrance fees is to be capitalized। ये देखो हमने 75% of entrance fees क्या किया हुआ है, कैपिटलाइज करके यहाँ टोटल ऐड कर दिया। रेंट 4,000, सैलरी 3,000 आर आउटस्टैंडिंग। बेटा करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग की लास्ट ईयर का? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देते हैं, चलो रेंट में प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000,
आउटर कॉलम 92,000, सैलरीज प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, आउटर कॉलम 69,000, एक्सपेंसेस का पे करना बाकी है, लाइबिलिटी में आएगा ये, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000, books are to be depreciated at the rate 10% including addition. चलो बेटा, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, तो 4,60,000 का 10% 46,000, क्या आएगा टोटल? 4,14,000। उसने कहा इलेक्ट्रिकल और फर्नीचर पे भी सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 15,000, आउटर कॉलम 1,35,000 क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 5,000, आउटर कॉलम 45,000। तीनों का सेकेंड इफेक्ट हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन अंडरलाइन बिल्डिंग, इनर कॉलम 46,000, बिल्डिंग की बुक्स है क्या? सॉरी, बुक्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000, furniture 5,000. How much? 66,000. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम। और नया इन्वेस्टमेंट कब खरीदा हमने? 1 अक्टूबर। चलो सब हाथ रोक के नहीं, बैलेंस शीट के नीचे मेरे साथ बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में लिखो 1/4/2021। जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये तारीख को था ना, पहले दिन कितना इन्वेस्टमेंट था? 1,50,000। तो 1,50,000 का इंटू 5%, which works out to 7,500, बराबर। Then you write down interest on new investment in securities। तो ये 110 को किए ना हमने, 110/21। एक काम करो, इधर देखो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है ना, परचेज करके लिखे हो, ब्रैकेट में लिखो 110/2021। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करते हैं, 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12, इट वर्क्स आउट टू, यहां लिखो बेटा 8,500। इसके सामने लिखो टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज।
पूरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट पूरा कितना मिलना चाहिए था? सुनो हाथ रोक, इधर देखो, 8,500 मिलना चाहिए था। कितना मिला? 8,000 मिला। तो यहाँ लिखो, तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? तो माइनस के साइन डाल के लिखो, ऑलरेडी रिसीव्ड 8,000। ये 500 आ गया, इसको लिखेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022। साल के आखिरी दिन इतना हमारा आउटस्टैंडिंग था। तो सिंपल है बेटा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देता। अभी 8,000 में कितना ऐड करेंगे तो 8,500 होगा, 5,000 500 संगत का प्लस आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 500, आउटर कॉलम 8,500। ये 500 रुपया रिसीवेबल है या पेएबल है? रिसीवेबल है तो लाइबिलिटी में कि असेट में? तो असेट में लिखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 500। क्या कोई एडजस्टमेंट बचा है? बताइए कौन सा साइड हैवी है? एक्सपेंडिचर साइड डेबिट है, आई मीन हैवी है। प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 244,200 माइनस करके डेफिसिट बताइए। 16,700। एक साथ एक ही आवाज में 16,700। ठीक है, बाय डेफिसिट ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो भी डेफिसिट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे से लेस कर देंगे, माइनस डेफिसिट 16,700 माइनस करो 7,88,000। अरे कव्वालन 7,98,800। बैलेंस शीट का टोटल बताइए 8,15,800। यहाँ पे भी वही आ रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। Come to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये बना लिए ना, ये वर्किंग नोट भी बना लिए? नहीं, साथ में तो बोला ना बनाओ, कान खींच उसके। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, बोलता है देखा नहीं। You have lost your equilibrium. Your mental stability is misplaced. कहाँ पे बेटा? किधर लिखो? चलो
विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सनी लिख के, सनी वो कॉन्फिडेंटली देखता है मेरे तरफ, जैसे बचपन से उसका नाम सनी शेख है. अरे ओ सनफ्लावर ऑयल जल्दी लिखता आज. मैं बोला मेरे साथ में लिखो. बताओ वर्किंग नोट, बैलेंस शीट टैली, वर्किंग नोट अब लिख रही है. ये दुनिया से रिवर्स में जा रही है. चलो वो लिखता रहेगा जिंदगी भर. अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ताकि अगली बार उसको याद रहे कि साथ में लिखना रहता है. द स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब gives the following receipts and payment account for the year ended 31st of March 2022. Receipt and payment account. क्या आपको बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ है? सबसे पहले कहीं ना कहीं जाके चेक करो क्या कैपिटल फंड पहले से आपको कहीं अवेलेबल है. नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा. ठीक है, चलिए फिर. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BA ब्रैकेट में लिखेंगे O. ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन IC, मिसलेनियस इनकम IC, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट IC, सैलरीज ID, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ID, लाइब्रेरी बुक्स BA, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ID, सन्ड्री एक्सपेंसेस ID, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट BA, बैलेंस कैरिड डाउन BA. Figures of the other assets and liabilities are furnished as follows. अभी आपने मुझे बेटा बताना असेट है या लाइबिलिटी है. ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो वहां पे BL लिख दो. अच्छा वहां पे O नहीं लिखना, खाली क्या लिखना. अब मैं आपको बताता हूं. 2021 दिख रहा है वहां पे 710 कहने से वो ओपनिंग में चला जाएगा और जो 170 है वो क्लोजिंग में चला जाएगा. ओके, आपको नहीं लगता पिछले साल का सैलरी भी आउटस्टैंडिंग था और करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपको नहीं लगता सैलरी पे 2 एडजस्टमेंट होगा? तो ऊपर आपको पेमेंट शेड में सैलरी दिखता है, उस पे 2 स्टार कर दीजिए. समझा ना कैसे स्टार की. आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पहले बताओ असेट है लाइबिलिटी है, तो वहां पे BL लिख दीजिए और ऊपर रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे 2 स्टार. आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और ऊपर आपको मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर दिख रहा है, वहां पे 2 स्टार लगा दीजिए क्योंकि दोनों ईयर का दिया हुआ है. फिक्स्ड डिपॉजिट 10% विद बैंक, बैलेंस शीट असेट साइड. ठीक है क्या? अच्छा, साल के पहले दिन कितना था और लास्ट डे में भी, मतलब नया कुछ हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं किया हुआ है. तो बेटा 20,000 का 10% कितना होता है? ठीक है, मिला क्या? बोलो ना. तो आप जैसे लोगों के लिए अगला एक आइटम दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन. बोले सर एक बात समझ नहीं रही. 20 सुन रहे 20,000 का FD है, उस पे 10% 2,000 है और रिसीट भी 2,000 हुआ है. बट बोलो मैं नीचे देखो इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन 500 है. मैं बताता हूँ, जब ये साल शुरू हुआ ना तो पिछले साल का 500 मिला और इस साल का भी मिला और इस साल का 500 अगले साल होगा. तो पिछले साल का 500 हम क्या करेंगे? लेस. ये ईयर का 500 क्या करेंगे? ऐड. आउटर कॉलम में 2,000 ही जाने वाला है, बट प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपको दिखाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? ठीक है बेटा. 0 का ब्रेकअप क्या होगा? अब जैसे 8 है तो 8 का ब्रेकअप क्या होगा? 4 + 4 6 + 2. 0 का ब्रेकअप क्या है? 1 - 1 100 - 100 200 - 200 एनीथिंग ना. तो 0 बोल के छोड़ सकते हैं, अगर ब्रेकअप दिया है तो ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा. तो 2,000 + 500 - 500 अगेन 2,000 ही होता है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इफेक्ट काय को दे रहे पे 2,000 है. तो पूछो क्यों दे रहे? सब नहीं पूछ रहे, मार्क्स के लिए.
वही के लिए हम आए और मैं भी आया हूं, ठीक है। चलिए, तो इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, ये मिलने वाला ये आउटस्टैंडिंग इनकम है या एक्सपेंसेस है? पता नहीं किसको पूछ रहा हूं। आउटस्टैंडिंग इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। तो ये असेट है या लायबिलिटी है? तो हाँ लिखो बीए। पहले तो ये डिसाइड करना होता ना असेट है कि लायबिलिटी है। अब बताओ इसका स्टार मार्किंग कहां करेंगे? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पे 2 स्टार कर दीजिए। देन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल असेट है क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम है ये, तो बीए लिख दो। और ऊपर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको, उस पे स्टार कर दो। क्या लगता है आपको? वेरी गुड, सही लग रहा है आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, तो ये आपका असेट या लायबिलिटी पहले वो डिसाइड करो। इधर देखो ना, टेबल के ऊपर ही हेडिंग लिखा है फिगर्स ऑफ अदर असेट एंड लायबिलिटी। तो आपको देखना है कि कौन सा असेट है और कौन सा लायबिलिटी है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? असेट है, कर दो असेट में, आई मीन बीए लिख दो। और पेमेंट साइड में बताओ किसको स्टार करेंगे? एक्सपेंसेस करके वहां पे एक ही जगह दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस, उस पे 2 स्टार कर दो। फर्नीचर असेट, क्या हमने कोई नया फर्नीचर परचेज तो नहीं किया है? ओके। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बोल ही नहीं रहे, असेट। क्या ऊपर पेमेंट साइड में देखो हमने कोई नया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है, तो नीचे जो आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बीए लिखा है ना, उसपे 1 स्टार डाल दो। क्यों 1 स्टार डाल दो? इसके अंदर ऐड होएगा वो। लाइब्रेरी बुक्स, ऊपर देखो लाइब्रेरी बुक्स परचेज किया है क्या, तो नीचे स्टार डाल दो। ओके। The closing values of furniture and sports equipment are to be determined after charging depreciation at 10% and 20% per annum respectively, inclusive of additions. Addition का डेट नहीं दिया तो हम फुल ईयर का ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर बेटा क्या क्या मार्क करेंगे? फर्नीचर को स्टार कर दो। ऊपर बोले तो नेक्स्ट दूसरे वाले टेबल में फर्नीचर में 1 स्टार कर दो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 1 और स्टार कर दो, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स का कोई डेप्रिसिएशन बोला नहीं है तो हम उसमें नहीं देंगे खुद से, या कुछ बोला है नीचे? द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022 वाज ₹5250। बेटा आपने को बताओ लाइब्रेरी बुक्स पहले से हमारे पास कितना था? सेकंड टेबल में देखो लास्ट आइटम 5000। ऊपर जाओ पेमेंट में देखो कितना नया परचेज किया, 1000। 5 और 1 तो 6000 होना चाहिए था, लेकिन इनके हिसाब से वैल्यूएशन कितना आ रहा है? 5250। मतलब इनडायरेक्टली दे आर स्पीकिंग 750 रुपीस डेप्रिसिएशन। You are, from the above information, you are required to prepare club's balance sheet as on 31st March 21, club's income and expenditure for the year ended 22, and club's closing balance sheet as at 31st March 22. Hello. Opening balance sheet is not a part of working note now. It is a part of the answer. ठीक है, चलो बना फटाफट। इस बार नहीं दिया हुआ, हर बार चांदनी नहीं होती। तो अब 1 मिनट, सबसे पहले क्या पूछा था आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट ना। इधर सुनो, इधर देखो, आपको समझे देखो, इधर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा, ये अल्लाह के नाम पे छोड़ देंगे। फिर ये पूरा 1 पेज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कुछ रहते कंजूस इरैशनल, आधा पेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर ऐसा नहीं चलेगा। इधर पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इधर बैलेंस शीट। चलो मेरे को जहाँ बनाने का बनाऊंगा, तुमको मैंने जगह बता दिया, जल्दी बनाओ, कौन डोंट टॉक बॉस। कुछ लोग बोल रहे हैं आधा घंटा बाकी है, बताओ। मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी बता, तो बोलते आधा घंटा बाकी है।
आधे घंटे में होगा नहीं, अरे बेटा 12:45 में हो जाएगा ये और अगला सम स्टार्ट होगा। हाँ जल के पुल आराम से होगा। ज्यादा कुछ नहीं, 1:15 पे छोड़ेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब अगर कोई सुबह सुबह नहा के नहीं आएगा तो अलग बात है कि जुमा कैसे पढ़ेंगे। सर यस वो साइड की वैलेंस थोड़ी नीचे, थोड़ी नीचे इसके लेवल में लो। पहले नहीं बोला, ये ऊपर का हेडिंग थोड़ा सा नहीं दिख रहा था मुझे, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसा आप कहें। अब सही है। हाँ सर, ये नहीं दिख रहा था, फिर वो इन द बुक्स ऑफ स्मिथ लाइब्रेरी दिख रहा है क्या? हाँ वो दिख रहा है सर। अच्छा टेढ़ा है ना, हाँ ये बात मैं टेढ़ा लिखने की आदत दिलवा दी। चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्या बना के लाइंस? फरहान रोमान, तुम लोग एब्सेंटेज की डिटेल्स भेज रहे ना मिस को रोज? चलो ठीक है। अब चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक 4820,
Subscription, income and expenditure, income side. By subscription, inner column 28,600, leave 3 lines and dash, 2 star है ना. Miscellaneous income, income side. $700. Interest on fixed deposit. Inner column 2000. Leave 3 lines and dash. Salary, expenditure. Inner column 12,000. Leave 3 lines and dash. Rent and electricity. Expenditure 7,000, inner column 7,220, leave 3 lines and dash. Library books, इसको बेटा कहाँ लिखेंगे? नहीं, कौन से असेट में? करंट ईयर में कि ओपनिंग में? बोलो। ओपनिंग का तो नीचे है ना, ये तो नया वाला परचेस है। तो इधर देखो बेटा, यहाँ लिखो लाइब्रेरी बुक्स। इसका शुरुआत का आइटम अपने को पता है क्या? अभी तो नहीं पता है। उसके नीचे लिखो प्लस परचेस, इनर कॉलम 1000 एंड सेम लाइन में डैश। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर, $2172, inner column, leave 3 lines and dash. Sundry expenses, expenditure, inner column 10,278, leave 3 lines and dash. Sports equipment, current year balance sheet, बड़ा शुरुआत का अमाउंट अभी पता नहीं है। उसके नीचे प्लस, अच्छा उस पे एडजस्टमेंट है ना एक और, तो 2 लाइन छोड़ के डैश करो, 2 लाइन छोड़ के डैश करो और उसके नीचे लिखिए अब थैंक यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगेन यहाँ पे पता नहीं, प्लस परचेज हाउ मच 1000, सेम लाइन में डैश, 2 लाइन छोड़ के डैश। बैलेंस कैरी डाउन, करंट ईयर बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक 2450, figures your other assets and liabilities are furnished as follows. Salaries outstanding, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए, एक लाइन छोड़ के salaries outstanding 710, एंड करंट ईयर में भी लिखिए, इसमें कुछ 7 to 8 लाइन छोड़ के लिखिए salaries outstanding
170। अब इसका दूसरा इफेक्ट भी देंगे। फर्स्ट इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो बेटा यहाँ पे सैलरी में लिखिए माइनस आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में CY LY लास्ट ईयर कितना है? 710 माइनस करो 11,290 प्लस आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में करंट ईयर 170 कितना हो रहा है? प्लस करें 11,460। आप LY और CY की जगह पे 31 मार्च 21 और 31 मार्च 22 भी लिख सकते हैं, बट दैट इज अंडरस्टूड। देन आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो पहले रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 864 और करंट ईयर में भी लिखो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 973। क्या आपने लिख लिया? इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड लेस होगा और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी लेस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 21 864। चलो बेटा माइनस करके बताओ 6356 प्लस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 22 973 7,320 मेरे को लगा 7,320 है। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। अगेन ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 226 और करंट ईयर में भी आएगा आउटस्टैंडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। कौन था ये? थैंक्स फॉर योर जेनरोसिटी बट हैव माय मटेरियल। वो कवर अच्छा किया तुमने, जाना है भाई साहब को फटाफट लिख के खत्म करो। इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लेस कर देंगे और करंट ईयर का ऐड कर देंगे। जैसे रिपीटेशन आपके प्रैक्टिस के लिए माइनस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 21 226 पता माइनस करके 1946 प्लस आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 22 340 2,286। फिक्स्ड डिपॉजिट 10% विद बैंक। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए पहले
bracket 10% with that 20,000 in current year also fixed deposit 10% with the bank 20,000 इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन कहने से ये असेट है तो यहीं पे लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले लिखिए इंटरेस्ट एक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट उसने क्वेश्चन में देयर ऑन बोला है आप फिक्स डिपॉजिट लिखना 520 मतलब 500 और करंट ईयर के अंदर भी interest accrued on fixed deposit 500 और बेटा यहाँ पे लास्ट ईयर का हम क्या करेंगे माइनस तो माइनस आउटस्टैंडिंग 31st March 2021 500 माइनस करके आएगा 1500 and then add outstanding $500 $2,000 ठीक है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अगेन दिस इज योर असेट तो आप पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे subscription receivable 1263 and current year में भी लिखिए subscription outstanding 1575 इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है लास्ट ईयर का लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट 31st March 2021 1263 माइनस करो 28,600 माइनस 1263 27,337 add outstanding 31st March 2022 1575 प्लस करके 28,912 प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस Hmm. 470 और यहां पर भी प्रीपेड एक्सपेंसेस 620. Then we have बेटा फर्नीचर, यहाँ लिखिए फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट पे फर्नीचर 9,600. अच्छा इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है ना.
स्पेसिफिक है तो 9600 को। अच्छा प्रीपेड है ना, तो प्रीवियस ईयर में अगर कुछ प्रीपेड था तो वो कौन से ईयर का था? ये साल का था, तो ये साल में ऐड होएगा। और करंट ईयर का जो प्रीपेड है वो कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का, तो वो नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे, मतलब लेस करके हटा देंगे। तो प्लस प्रीपेड ब्रैकेट 31 मार्च 2021 417 प्लस करो 10,695 and minus prepaid 31st March 22 620 माइनस करो 10,075। फिर आपने फर्नीचर का लिखिए 9,600 और यही फर्नीचर को आप असेट्स में भी लिखो करंट ईयर के। फर्नीचर इनर कॉलम 9,600, लीव वन लाइन एंड डैश। ये फर्नीचर यहाँ और यहाँ पर भी क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बेटा यहाँ देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने ऑलरेडी लिखे, पहले यहाँ लिख दो ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200 एंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, यहाँ लिख दो 7,200। उसके नीचे 1,000 का परचेस है, इनर कॉलम में लिखो 8,200। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,200 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनर कॉलम 7,200, एड परचेस इनर कॉलम 8,200। लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग बैलेंस शीट 5,000 एंड लाइब्रेरी बुक्स में बेटा यहाँ 5,000 लिखो और टोटल इनर कॉलम में आएगा 6,000। चलो अजान हो रही है, चुपचाप डेप्रिसिएशन दे सकते हैं, राइट? देख लो क्या डेप्रिसिएशन है और माइनस कर दो। मैं बोलते रहूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग है। फर्नीचर का 10% है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 20%। तो फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन 10% 960। Outer column 8640. Somebody confirm with this 8640. Sports equipment minus depreciation 20%, 1,640. $6,560 और इसका आउटर कॉलम का वैल्यू 5,250 है लाइब्रेरी बुक्स का। ये 6,000, ये 5,250, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन यहाँ पे 6 स्टार लगाओ और 750। सेकेंड इफेक्ट expenditure to depreciation on underline furniture inner column 960 sports equipment 1640 library book 750 प्लस करो 3
40,350। मतलब बेटा सबसे पहले बैलेंस शीट ओपनिंग वाली क्लोज करेंगे, असेट साइड का टोटल चाहिए मेरे को 48,800 and balance works out to 47,000. This is your capital fund. स्टार लगा दो, बैलेंस शीट फिगर है 1। उसके बाद ये कैपिटल फंड ट्रैवल करके कहाँ ले जाओगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में राइट डाउन कैपिटल फंड, इनर कॉलम 47,000। चलो दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा हैवी है? एक्सपेंडिचर हैवी है। टोटल बताओ 34,500। माइनस करो ये 2,888। बाय डेफिशिट ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और ये माइनस कर दो कैपिटल फंड में, माइनस डेफिशिट 2,888 44,112। Give me the total of the balance sheet of current year. 45,595. It was Chana Kurula. ओके क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? आज का होमवर्क है, ये क्वेश्चन को एक बार बिना देखे करने 1 और 2 को, ठीक है? और कल फिर होमवर्क के सेक्शन में का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना मेरा, क्योंकि देखो उसका सीक्वेंस दिया गया ना। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब 4 तक के सारी चीजें आपको आएंगी ना, तो ही वो होमवर्क कर पाओगे।